आज वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल तथा हाइजेंस प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को साबित कर चुके हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट क्या होता है? जब लेजर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं और उसमें बहुत बारीक कटिंग कर देते हैं जिससे प्रकाश आगे की ओर बढ़ सकता है, वह स्लिट कहलाता है। अब प्रश्न है कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? जब किसी लेजर लाइट को दो स्लिट से गुजारते हैं तब पर्दे पर कई चमकीली और काली धारियां प्राप्त होती है। यह यंग का प्रयोग कहलाता है। When laser light passes through two slits, then bright and dark lines are observed on screen behind the slits. This is Young's double slit experiment. आइए अब हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न को प्राप्त करने के लिए लेजर लाइट होना जरूरी है। मान लिया लेजर लाइट के बदले दोनों स्लिट के पहले एक एक बल्ब लगा देते हैं, तब हमें पर्दे पर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न यानी ब्राइट और डार्क लाइंस प्राप्त नहीं होता है, बल्कि पूरे पर्दे पर एक जैसी तीव्रता का प्रकाश दिखाई देता है। यह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक लेजर लाइट किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है और उसमें दो कटिंग स्लिट्स S1 तथा S2 दिखाया गया है। दोनों कटिंग के बीच की दूरी स्मॉल d है। यह मिलीमीटर में होता है। इसे स्लिट सेपरेशन भी कहते हैं। दोनों स्लिट से गुजरने के बाद प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है और आगे पर्दे से टकराता है। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल L है। L का मान मीटर में होता है, यानी स्मॉल d कैपिटल L की तुलना में काफी कम होता है। पर्दे पर प्राप्त चमकीली और काली धारियों को फ्रिंज कहते हैं। पर्दे पर चमकीली धारियों को B ब्राइट तथा काली धारियों को D डार्क से निरूपित करते हैं। दो लगातार ब्राइट पॉइंट्स B के बीच की दूरी या दो लगातार डार्क पॉइंट कैपिटल D के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से निरूपित करते हैं। हम देखते हैं कि यदि लेजर के प्रकाश का रंग बदलता है तब फ्रिंज की चौड़ाई में परिवर्तन होता है। बैंगनी रंग का फ्रिंज विड्थ सबसे कम होता है, नीले रंग का बैंगनी से ज़्यादा, फिर हरे रंग का नीले से ज़्यादा, हरे से ज़्यादा पीला तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा होता है।
हम जानते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होता है और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का वेवलेंथ क्रमशः बढ़ता चला जाता है और रेड कलर का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर हो जाता है। अतः हम पाते हैं कि जब लेजर लाइट का वेवलेंथ बढ़ता है तब फ्रिंज विड्थ बढ़ता है और जब वेवलेंथ घटता है तब फ्रिंज विड्थ घटता है। यदि पर्दे और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच की दूरी कैपिटल L को बढ़ाते हैं तब फ्रिंज विड्थ बढ़ता है और यदि पर्दे और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच की दूरी कैपिटल L को कम करते हैं तब फ्रिंज विड्थ कम हो जाता है। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि यदि दो स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d को बढ़ाते हैं तब दो फ्रिंज के बीच की दूरी कम हो जाती है और यदि दो स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d को कम करते हैं तब दो फ्रिंज के बीच की दूरी बढ़ती है। अब आप अपने स्क्रीन को पॉज कर लें और अगले 3 स्लाइड्स को अपने अपने लैंग्वेज में कॉपी कर लें। अब हाइजेंस के सिद्धांत की मदद से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को समझेंगे। नॉर्मल रेसिस्टेंस बल्ब जिससे करंट फ्लो होने के दौरान लाइट इमिट होता है, उसमें टंगस्टन वायर रेसिस्टेंस वायर के अलग अलग पॉइंट से अलग अलग फ्रीक्वेंसी और फेज में लाइट निकलता है। इन डिफरेंट लाइट वेव्स का आपस में कोई संबंध नहीं रहता है, इसलिए ऐसे बल्ब से निकला प्रकाश इनकोहेरेंट लाइट होता है। मगर लेजर में प्रत्येक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्साइट करते हैं और उन सबों से एक साथ लाइट निकलता है। इसलिए लेजर से केवल एक फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलता है और उन सबों का फेज भी सेम होता है। अतः लेजर लाइट से निकला प्रकाश कोहेरेंट होता है। जब एक लेजर लाइट से निकले प्रकाश को दो स्लिट से गुजारते हैं तब ये दोनों स्लिट टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। जब दोनों स्लिट से निकला प्रकाश सामने पर्दे पर पड़ता है तब सेम फेज और एंटी फेज इंटरेक्शन की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनाता है। मगर नॉर्मल रेसिस्टेंस बल्ब से निकले लाइट में
कोई डिफिनिट फेज रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए इनमें इंटरफेरेंस नहीं होता है और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त नहीं होता है। अब आप अपने वीडियो को पॉज कर लें और अगले 3 स्लाइड्स को कॉपी कर लें। हाइजन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 वेव्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सहारा लिया। उन्होंने कहा, जब 2 वेव्स किसी पॉइंट पर सेम फेज में मिलता है तब उनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वहाँ हमें ब्राइट पॉइंट मिलता है। मगर जब हमें किसी बिंदु पर 2 वेव अपोजिट फेज में मिलता है तब वहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो जाता है और हमें वहाँ पर डार्क पॉइंट प्राप्त होता है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि किसी बिंदु पर जब 2 वेव पहुँचता है तब किस स्थिति में दोनों सेम फेज में पहुंचता है और किस स्थिति में दोनों अपोजिट फेज में पहुंचता है। हाइजन ने कहा कि सेम लेजर लाइट से निकला हुआ प्रकाश जब 2 स्लिट से गुजरता है तब दोनों स्लिट से निकला हुआ प्रकाश के 2 बिंदु स्रोतों की तरह व्यवहार करता है। साथ ही ये दोनों स्रोत आपस में कोहेरेंट सोर्स कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करेगा और आइडेंटिकल वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। अब दोनों स्रोत S1 तथा S2 के निकट एक ऐसे बिंदु को लेते हैं जो दोनों से समान दूरी पर स्थित है। तब हाइजन के अनुसार S1 तथा S2 से निकला वेव सेम डिस्टेंस को कवर करते हुए उस पॉइंट पर सेम फेज में पहुंचेगा और उन दोनों वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वहाँ ब्राइट पॉइंट बनेगा। इस पिक्चर में दोनों स्लिट को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी बिंदु को लें जैसा यहाँ दिखाया गया है। हम कहेंगे इन बिंदुओं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और वहाँ ब्राइट पॉइंट दिखेगा। अब हम एक और स्थिति की चर्चा करते हैं। इस बार माउस से दर्शाए गए इन सभी पॉइंट को लेते हैं जो इस रेड कर्व पर स्थित है। हम देखते हैं कि इस बार पॉइंट्स की दूरी दोनों सोर्स से सेम नहीं है, मगर ऊपर वाले सोर्स से लाइट ज़्यादा डिस्टेंस चलता है और नीचे वाले सोर्स से लाइट कम डिस्टेंस चलता है और दोनों पाथ का डिफरेंस लैम्डा है। मगर हम यह भी जानते हैं कि किसी वेव के 2 पॉइंट
जो एक दूसरे से लैम्डा डिस्टेंस पर स्थित हैं वे दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करता है। एग्जाम्पल, दो क्रस्ट एक दूसरे से लैम्डा डिस्टेंस पर रहता है और सेम फेज में ऑसिलेट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पाथ लेंथ कवर करने के बावजूद भी S1 और S2 से निकला हुआ दोनों वेव इन सभी बिंदुओं जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है पर सेम फेज में पहुंचेगा और इन सभी पॉइंट्स पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें ब्राइट पॉइंट्स मिलेगा। आइए एक और स्थिति की चर्चा करते हैं। इस बार फिर से पाथ लेंथ सेम नहीं है, मगर इन सभी पॉइंट्स जिन्हें माउस से दिखाया गया है रेड कलर से, उस पर S1 से वेव ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके पहुंचा और S2 से कम डिस्टेंस कवर करके पहुंचा है। और इस बार पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, मगर हम जानते हैं कि किसी वेव का दो पॉइंट जो आपस में 2 लैम्डा डिस्टेंस पर स्थित है वे दोनों पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करता है। इसलिए इस बार फिर से हम कह सकते हैं कि अलग अलग लेंथ कवर करने के बावजूद भी S1 और S2 से निकला हुआ दोनों वेव इन सभी पॉइंट्स जो रेड कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है पर सेम फेज में पहुंचेगा और इन सभी पॉइंट्स पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें ब्राइट पॉइंट्स मिलेगा। आइए अब अलग स्थिति की चर्चा करते हैं। इस बार ब्लू कर्व्स पर स्थित पॉइंट्स को देखते हैं। ये पॉइंट्स S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर स्थित नहीं हैं, बल्कि S1 से वेव ज़्यादा डिस्टेंस चला है और S2 से वेव कम डिस्टेंस चला है और दोनों वेव का पाथ डिफरेंस λ/2 है। मगर हम जानते हैं कि किसी वेव में λ/2 डिस्टेंस पर स्थित दो बिंदु का फेज अपोजिट होता है, यानी किसी क्रस्ट शीर्ष से λ/2 डिस्टेंस पर ट्रफ यानी गर्त स्थित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि λ/2 पाथ डिफरेंस की वजह से S1 तथा S2 से निकला दो वेव ब्लू कर्व के किसी बिंदु पर अपोजिट फेज में मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, यानी हमें इन सभी बिंदुओं पर डार्क पॉइंट प्राप्त होगा। आइए एक और स्थिति की चर्चा करते हैं। इस बार फिर से दर्शाए गए पॉइंट्स पर S1 से चला वेव ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और S2 से चला वेव कम डिस्टेंस कवर करता है और इन दोनों का पाथ डिफरेंस 3 λ/2 है। हम फिर से कहेंगे कि किसी वेव का दो पॉइंट जो 3 λ/2 डिस्टेंस पर है वो अपोजिट फेज में रहता है और इन सभी पॉइंट्स पर जो ब्लू लाइन से दर्शाया गया है वहाँ दोनों वेव अपोजिट फेज में मिलता है और इनके बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इन बिंदुओं पर डार्क पॉइंट प्राप्त होगा। अब हम इन स्थितियों को जनरलाइज करेंगे।
हम कह सकते हैं कि मान लिया किसी दो कोहेरेंट सोर्स जिससे वेव सेम फेज में निकल रहा है से चलती हुई दो वेव्स किसी पॉइंट P पर मिलता है। यदि पॉइंट P पर दोनों वेव का पाथ डिफरेंस 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा या n लैम्डा है, तब उस पॉइंट पर दोनों वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें ब्राइट पॉइंट प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ रेड पॉइंट्स से दिखाया गया है। यानी इफ पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, so on n lambda, where n is an integer, then we will have constructive interference. अपोजिट सिनेरियो, जब किसी दो सोर्स S1 तथा S2 से निकला हुआ दो वेव किसी पॉइंट P पर इस प्रकार से पहुंचता है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 या 2n+1 λ/2 है, तब उस पॉइंट पर दोनों वेव अपोजिट फेज में पहुंचेगा और दोनों के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें वहां पर डार्क पॉइंट मिलेगा। इंटरफेरेंस के इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी दो स्लिट S1 और S2 से निकला प्रकाश सामने पर्दे पर अलग अलग बिंदु पर पहुंचता है और पर्दे पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पॉइंट्स बनाता है। अब सबसे पहले पर्दे के उस पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जहां दोनों स्लिट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर्दे को काटता है। हम देख सकते हैं कि इस बिंदु पर दोनों वेव स्लिट से सेम डिस्टेंस को कवर करते हुए पहुंचता है, इसलिए दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होगा और वहां दोनों वेव सेम फेज में पहुंचेगा। इसलिए इस पॉइंट पर दोनों वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहां ब्राइट पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को पर्दे का सेंट्रल ब्राइट पॉइंट भी कहते हैं। अब हम पर्दे के एक ऐसे बिंदु की चर्चा करते हैं जहां दोनों स्लिट से समान डिस्टेंस पर स्थित नहीं है, बल्कि हम देख सकते हैं कि S1P की तुलना में S2P बड़ा है। ऐसे सिचुएशन में यदि पाथ डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P का मान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा या n लैम्डा हो, तब भी उस बिंदु पर दोनों वेव सेम फेज में पहुंचेगा, क्योंकि किसी वेव में दिए गए पॉइंट से लैम्डा डिस्टेंस आगे का पॉइंट भी उससे सेम फेज में रहता है। इसलिए
S1 तथा S2 से डिफरेंट पाथ लेंथ कवर करने के बावजूद भी पॉइंट P पर दोनों वेव सेम फेज में पहुंचेगा और वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा। अब फिर से एक ऐसी स्थिति की चर्चा करते हैं जब S1P और S2P सेम नहीं है, बल्कि S2P माइनस S1P यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2, 3λ/2, 5λ/2 या 7λ/2 या 2n+1 λ/2 है। इन सभी स्थितियों में हम कहेंगे कि पॉइंट P पर दोनों वेव अपोजिट फेज में पहुंच रहा है, क्योंकि किसी वेव में किसी पॉइंट से λ/2, 3λ/2 या 5λ/2 डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पहले पॉइंट से अपोजिट फेज में रहता है। ऐसे में पॉइंट P पर दोनों वेव की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां डार्क पॉइंट बनेगा। आइए अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। मान लिया पर्दे पर कोई पॉइंट P है जो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से y डिस्टेंस पर स्थित है। हम देख सकते हैं कि S2P S1P से बड़ा है, यानी S2 से चला वेव जब पॉइंट P पर पहुंचता है तब वह ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। अब हम सबसे पहले पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान रहे दोनों स्लिटों के बीच की दूरी P से इनकी दूरी के तुलना में काफी कम है। S1 से S2P पर एक अभिलंब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो n पर बनता है, यानी S1n इज परपेंडिकुलर टू S2P। चूंकि S1n S1P के तुलना में काफी छोटा है, इसलिए S1P और NP दोनों का मान बराबर होगा। इसलिए पाथ डिफरेंस डेल्टा x का मान S2n लिखेंगे। आइए अब एंगल थीटा के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि d मिलीमीटर में होता है जबकि l मीटर में होता है, यानी l की तुलना में d बहुत 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 छोटा है। अब तीन लाइंस S1P, OP तथा S2P को गौर करते हैं। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से काफी निकट है और काफी लंबा डिस्टेंस साथ साथ चलने के बाद वे पॉइंट P पर मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस साथ साथ एक लंबी दूरी तय किए और फिर पॉइंट P पर मिलते हैं, यानी ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं और तीनों हॉरिजेंटल से सेम एंगल थीटा बनाते हैं, जैसा फिगर में S2P और OP के संदर्भ में दिखाया गया है। चूंकि S2P हॉरिजेंटल से थीटा कोण बनाता है, इसलिए एंगल S1 S2P का मान 90 माइनस थीटा होगा। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2N में एंगल
S2S1n का मान थीटा होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल OPB को कंसिडर करते हैं। हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू PB बाय OB, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू Y बटे L। मगर बिंदु P B के बहुत 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 निकट है, यानी थीटा बहुत छोटा एंगल है, इसलिए tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा दैट इज इक्वल टू Y बटे L। अब हम दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल S1S2n को कंसिडर करते हैं। हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस होती है, इसलिए sin थीटा इज इक्वल टू S2n बटा S1S2 इज इक्वल टू डेल्टा x बटा d। अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा, मगर साइन थीटा का मान y बटे L निकाल चुके हैं, इसलिए डेल्टा x इज इक्वल टू d इंटू y बटे L। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन सी स्थिति में पर्दे पर हमें ब्राइट पॉइंट प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव का पाथ डिफरेंस डेल्टा x का मान या तो 0 होना चाहिए या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा या 5 लैम्डा या n लैम्डा होना चाहिए, जहां n एक पूर्णांक यानी होल नंबर है। लेकिन डेल्टा x का मान dy बटे L हम निकाल चुके हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए dy बटे L इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा या n लैम्डा होगा। इसलिए y इज इक्वल टू 0 लैम्डा L बाई डी 2 लैम्डा L बाई डी 3 लैम्डा L बाई डी 4 लैम्डा L बाई डी 5 लैम्डा L बाई डी या n लैम्डा L बाई डी पर हमें ब्राइट पॉइंट प्राप्त होगा। अब हम अपोजिट केस यानी उस स्थिति की चर्चा करेंगे जब हमें पर्दे पर डार्क पॉइंट प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव का पाथ डिफरेंस डेल्टा x का मान लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। लेकिन डेल्टा x का मान dy बाई L हम ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए dy बाई L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 या 7 लैम्डा बाई 2 इत्यादि होगा। अतः y इज इक्वल टू लैम्डा L बाई 2d 3 लैम्डा L बाई 2d 5 लैम्डा L बाई 2d 7 लैम्डा L बाई 2d पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क पॉइंट प्राप्त होगा।
इस प्रकार हमें सभी ब्राइट पॉइंट्स के y का मान और सभी डार्क पॉइंट्स के y का मान ज्ञात हो गया। y इज इक्वल टू 0 सेंट्रल ब्राइट को निरूपित करता है। y इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई डी फर्स्ट ब्राइट पॉइंट कहलाता है। मगर इन दोनों ब्राइट पॉइंट के बीच y इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई 2d पर हमें फर्स्ट डार्क पॉइंट प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें सेकेंड ब्राइट y इज इक्वल टू 2 लैम्डा एल बाई डी तथा थर्ड ब्राइट y इज इक्वल टू 3 लैम्डा एल बाई डी पर प्राप्त होगा। और इन सबों के बीच y इज इक्वल टू 3 लैम्डा एल बाई 2d और 5 लैम्डा एल बाई 2d पर हमें डार्क पॉइंट प्राप्त होगा। जिस प्रकार y के पॉजिटिव मान के लिए पर्दे पर हमें ब्राइट और डार्क पॉइंट्स प्राप्त हुआ, ऐसे ही हमें y के नेगेटिव मान के लिए भी पर्दे पर ब्राइट और डार्क पॉइंट्स प्राप्त होगा। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट पॉइंट या दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। हम देख सकते हैं कि सेंट्रल ब्राइट y इज इक्वल टू 0 पर है। फर्स्ट ब्राइट y इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी पर है। सेकेंड ब्राइट y इज इक्वल टू 2 लैम्डा एल बाय डी पर है। थर्ड ब्राइट y इज इक्वल टू 3 लैम्डा एल बाय डी पर है। फोर्थ ब्राइट y इज इक्वल टू 4 लैम्डा एल बाय डी पर है। फिफ्थ ब्राइट y इज इक्वल टू 5 लैम्डा एल बाय डी पर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो लगातार ब्राइट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा एल बाय डी है। फ्रिंज विड्थ को बीटा से निरूपित करते हैं, इसलिए फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी। चूंकि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी लैम्डा बढ़ाने से बीटा बढ़ेगा। बीटा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल, यानी कैपिटल एल बढ़ाने से बीटा बढ़ेगा, मगर बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी डी बढ़ाने से बीटा का मान घटेगा। अब आप अपने वीडियो को पॉज कर लें और अगले 2 स्लाइड्स को नोट कर लें। धन्यवाद।